नमस्कार दोस्तों। इससे पहली वीडियो में हम वर्ग और वर्गमूल के पार्ट फर्स्ट के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं वर्ग वर्गमूल के पार्ट सेकंड के बारे में। कंसेप्चुअल समझ रहे हैं हम वर्ग और वर्गमूल को, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। इस टॉपिक को जैसे ये कंप्लीट होता है, इसमें से ये हमारा टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा किसी भी एग्ज़ाम में। ठीक है दोस्तों। अच्छा, तो हम कुछ अवधारणाओं के बारे में बात कर रहे थे, कुछ गुणधर्मों के बारे में बात कर रहे थे। हमने लास्ट गुणधर्म के बारे में बात की थी, सम संख्याओं के वर्ग को दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योगफल के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जबकि विषम संख्या के वर्ग को दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योगफल में व्यक्त किया जा सकता है। हमारा लास्ट गुणधर्म था ये। अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले आप देखिए 8 गुणा 10, 12 गुणा 14, ऐसे ही इधर लिखता हूँ मैं 11 गुणा 13, 15 गुणा 17। देखिए, इन दोनों संख्याओं का जब मैं गुणा करता हूँ, 8 का गुणा मैंने 10 से किया तो हमारे पास आ जाता है 80। इसी प्रकार 12 का गुणा जब मैं 14 से करूँगा, 12 चौक 48, 12 एकन 12, 12 और 4 हो जाएगा 16, 168। इधर हम गुणा करते हैं। 11 का गुणा जब 13 से करेंगे, 11 तिया 33 और 11 एकन 11, 11 और 3 14, 143। इसी प्रकार 15 का गुणा 17 से किया, 15 सत्ते 105, 5 10 कैरी का रहेगा, 15 कन 15 और 10 25। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पर कुछ संख्याओं का गुणा किया है। जैसे यहाँ पर 8 का गुणा किया 10 से। आप नोट करेंगे कि यहाँ पर 8 और 10 दोनों ही सम संख्याएं हैं और दोनों लगातार आ रही हैं। जैसे 8 9 10, 8 के बाद आने वाली सम संख्या 10 होती है, तो 8 और 10 दो क्रमागत आने वाली सम संख्याएं हैं। इसी प्रकार बात करें 12 और 14, दो क्रमागत आने वाली, क्रमागत, इनके बीच में कोई और सम संख्या नहीं होगी, क्रमागत आने वाली सम संख्याएं हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल, दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल। यहाँ पर सम संख्याएं हैं और इधर है विषम संख्याएं। तो इससे हम क्या सीखना चाहते हैं? देखिए दोस्तों, ये 8 और 10 का जब हमने गुणा किया तो हमें 80 मिला। कितना मिला? 80 मिला। यदि 8 और 9 के बीच में जो संख्या होती है 9 का यदि हम वर्ग करते हैं तो उसका वर्ग होता है 81। कितना होता है? 81 वर्ग होता है। 9 का वर्ग, यदि हम 9 का वर्ग करते हैं तो होता है 81। यदि हम इसमें से एक कम कर दें, 81 में से एक कम कर दें तो हमें 80 मिलता है। कितना मिलता है? 80 मिलता है। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि 9 के वर्ग में से यदि हम -1 कर देते हैं, 9 के वर्ग में से 1 माइनस कर दें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? हमें 80 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा दोस्तों? 80 मिल जाएगा। इसी प्रकार मैं यहाँ पर इसे लिख सकता हूँ 12 और 14 दो क्रमागत सम संख्याएं हैं। इनका जब हमने गुणा किया तो हमें 168 प्राप्त हुआ। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, एक 12 और 14 के बीच में कौन सी संख्या आती है? 13, और 13 का वर्ग, 13 के मैंने किया वर्ग और वर्ग में से 1 माइनस कर देंगे। 13 का वर्ग कितना होता है? 13 का वर्ग होता है दोस्तों 169, और 1 कम करेंगे तो हमारा 168 आ जाता है। तो हम लिख सकते हैं दो सम क्रमागत संख्याओं का गुणनफल एक किसी बीच में आने वाली संख्या के वर्ग में से एक कम करने पर प्राप्त होता है। इसी प्रकार इधर बात करते हैं 11 गुणा 13, दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पर बात करेंगे दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल। इन दोनों के बीच में एक सम संख्या आएगी जो कि 12 रहेगी, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 12 का वर्ग -1, और इसे लिख सकते हैं इसी प्रकार 15 और 17 दो क्रमागत विषम संख्या हैं, और 15 और 16 के बीच में संख्या आती है 16 का वर्ग -1। ठीक है दोस्तों।
अच्छा, तो इससे हमने क्या सीखा, हमारे पास कौन सा गुणधन प्राप्त होता है, इससे हमारे पास गुणधन प्राप्त होता है दो क्रमागत सम संख्याओं, दो क्रमागत सम संख्याओं या विषम संख्याओं, दो क्रमागत सम संख्याओं या विषम संख्याओं के गुणनफल में एक जोड़ने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है, पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। समझिए दोस्तों, दो क्रमागत सम संख्याओं या विषम संख्याओं के गुणनफल में इनका गुणा किया एक जोड़ने पर, जैसे कि दो क्रमागत सम संख्याएं हैं, इनका गुणनफल 80 प्राप्त हुआ। यदि हम इसमें एक जोड़ देते हैं तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या 9 का वर्ग प्राप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। चलो आगे बात कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं इसी में। जैसे एक क्वेश्चन है, यदि 784 गुणा 786 बराबर x² - 1 हो तो x का मान क्या होगा। समझिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ये जो अवधारणा है ये एनसीईआरटी की बुक में दे रखी है और इस पर क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं और रीट में काफ़ी चांस है इस पर क्वेश्चन बनने के। तो इसको समझिए, यदि 784 गुणा 786 बराबर x² - 1 हो तो x का मान क्या होगा। तो दोस्तों एक तो तरीका है आपके पास, इनका गुणा करें और गुणा करने के बाद इसे सॉल्व करें और हमारे पास x का मान आ जाएगा, जिसमें कि काफ़ी टाइम लगने वाला है। यदि आपको ये अवधारणा पता है तो आप इससे सीधा आंसर निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर 784 और ये 786 है, ये दोनों ही दो क्रमागत सम संख्याएं हैं और दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल हमने अभी पढ़ा था। दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर हो जाएगा, बीच की संख्या का वर्ग माइनस 1, इन दोनों के बीच में आने वाली संख्या का वर्ग माइनस 1। तो 784 और 786 के बीच में आने वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, 785। कौन सी हो जाएगी दोस्तों, 785 हो जाएगी। तो यहाँ पर x का मान क्या हो जाएगा, 785 - 1, क्योंकि इस पे भी स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है, तो x का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, 785। ठीक है दोस्तों, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 785। अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी पे, यदि 1023 गुणा 1025 प्लस 1 बराबर x² है तो x का मान क्या होगा। तो x का मान क्या होगा, समझिए यहाँ पर 1023 और 1025 दो क्रमागत विषम संख्या हैं, दो क्रमागत विषम संख्याएं हैं और इनका गुणनफल और इसमें प्लस 1 जुड़ा हुआ है बराबर x²। अभी हमने क्या पढ़ा था, जैसे कि ये दो क्रमागत विषम संख्या हैं, 1023 गुणा 1025 क्रमागत विषम संख्या हो गई, बराबर हमने लिखा था 1024 और 1025 के बीच में कौन सी संख्या आएगी, 1024 आई, इसका किया हमने वर्ग, और माइनस 1, यही तो पढ़ा था अभी हमने। अच्छा, अभी इसमें देखिए कि यहाँ पर सिर्फ x² और इधर +1 है, तो इस एक को हम इधर भेज देते हैं, इस एक को इधर से इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1023 गुणा 1025 + 1 = 1024 का स्क्वायर। देखिए
ये वाला पोर्शन और ये सेम ही तो बन गया, 1023 गुणा 1025, 1023 गुणा 1025 प्लस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू 1024 24 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा 1024, यही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया अच्छे से। आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट गुणधर्म की बात कर लेते हैं। अगला गुणधर्म है हमारा, इस गुणधर्म को समझने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि हम बात करते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। सेम बात करने वाले हम 1 का स्क्वायर, यहाँ ले लेते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर को ले लेते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। अच्छा दोस्तों, यदि हम इसे सॉल्व करते हैं, इस वाले पोर्शन को यदि हम सॉल्व करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8, 8 और 1 9, हमें प्राप्त होता है यहाँ पर 9। कितना मिलता है हमें, 9 मिलता है। ठीक है, अच्छा अब हमें इसमें से हमें एक ये गुणधर्म है, तो हमें हमारे लिए एक पैटर्न बनता है। इस पैटर्न को हमें बड़े ध्यान से समझना है। इस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं, ये एनसीईआरटी की बुक में से है, आपके में से। अच्छा, इस पैटर्न को आपको बड़े ध्यान से समझना है। देखिए 1 से 2 बन रहा है, 1 से क्या बन रहा है, 2। यदि हम +1 करते हैं तो 1 से 2 हो जाता है। यहाँ पर 1 का स्क्वायर है, यहाँ 2 का स्क्वायर है, 1 में +1 किया तो ये 2 हो गया और 2 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अच्छा इसमें बात कर लेते हैं, तो यहाँ ये 1 और 2 का गुणा है। ये जो 2 है वो इस 1 और 2 का गुणा है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से बात करते हैं, यहाँ से 2 से 3 बना, 2 से 3 बनाने के लिए +1 किया गया है। और यहाँ बात करें तो ये 2 और 3 का गुणा है, 2 और 3 का गुणा है। इधर बात कर लेते हैं, ये 4 से 5 बना है +1 करने पर, और यहाँ बात करें तो 4 और ये 5 का गुणा है। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब इसमें एक पैटर्न बन रहा था, तो इस पैटर्न को हम कैसे समझेंगे। यहाँ देखिए 1 + 4 + 4 9 आ रहा है, और 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 9 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अच्छा 9 पूर्ण वर्ग संख्या है, किसका है, 3 का स्क्वायर है 9। किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। तो इसमें हम समझें, ये जो संख्या आ रही है लास्ट में गुणा करने पर 2, इसमें हम +1 करते हैं और इसका कर देते हैं स्क्वायर, +1 करते हैं, इसका कर देते हैं स्क्वायर। सेम यहाँ पर देखें, ये 6 आ रहा है गुणा करने पर, जो 6 संख्या आ रही है इसमें +1 करते हैं और इसका कर देते हैं स्क्वायर। सेम इधर 20 आ रहा है और 20 में +1 करते हैं और इसका कर देते हैं स्क्वायर। तो ये पैटर्न बन रहा है दोस्तों, संख्या उसमें +1 करने पर दूसरी संख्या, और तीसरी आएगी इन पहली और दूसरी का गुणा करने पर, और इन दोनों का जब ऐड करते हैं, इन दोनों को, अब इन तीनों को जब प्लस करते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है वो एक पूर्ण वर्ग होती है। पूर्ण वर्ग किसकी होती है, लास्ट संख्या में +1 करने पर, लास्ट संख्या में +1 करने पर यहाँ पर बोलेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये पैटर्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी पैटर्न पर हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन है, यदि 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 56 का स्क्वायर बराबर x², तो x का मान क्या होगा। 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 56 का स्क्वायर बराबर x², तो x का मान क्या होगा। इसमें समझिए, देखिए ये 7 8 और ये 56, 7 से 8 बना +1 करने पर, और 7 और 8 दोनों का गुणा किया तो ये हमारे पास बन गया 56। ठीक है, इसका स्क्वायर, और बराबर में क्या लिखा था, अभी हमने इस पैटर्न से समझा था
कि 56 में एक ऐड कर दीजिए और उसका कर दीजिए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 56 प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 57 का होल स्क्वायर। क्योंकि इस पे भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो x का मान आ जाएगा हमारे पास 57। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया, यही हमारा आंसर रहेगा। इसी में बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, इसी में अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, यदि 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 43 का स्क्वायर हो तो x का मान क्या होगा। समझिए दोस्तों, 6 का स्क्वायर प्लस 1 किया 7 का स्क्वायर। अच्छा, जब 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है 6 गुणा 7, 6 गुणा 7। तो यहाँ पर 6 गुणा 7 का स्क्वायर करते हैं और 6 सत्ते 42, तो ये हो जाएगा आपका 42 का स्क्वायर, और इस पर भी स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर है, ये x बराबर आ जाएगा आपका 42। ठीक है दोस्तों, हमारा x का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 42 आ जाएगा। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, अगले गुणधर्म के बारे में बात करें। अगला गुणधर्म है, देखिए मैं कुछ संख्या लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 प्लस 5, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने 1 लिखा है, 1 प्लस 3 लिखा है, 1 प्लस 3 प्लस 5 लिखा है, तो इससे आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये विषम संख्याओं का योग है, क्रमागत आने वाली प्रथम विषम संख्याओं का योग है। तो यहाँ पर बात करें तो 1 को जब 1 बराबर 1 का ही होगा, 1 प्लस 3 को किया तो यहाँ पर कितना आ गया 4, 1 प्लस 3 प्लस 5, 1 प्लस 3 प्लस 5 कितना आ गया 9। इसी प्रकार 1 प्लस 3 प्लस 5 9, 9 और 7 16, और इधर 1 प्लस 3 4, 4 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25। ठीक है दोस्तों, अच्छा आप ये समझ रहे होंगे कि मैं जोड़ना क्यों सिखा रहा हूँ। जोड़ तो आप आसानी से सकते हो, यहाँ से मैं एक पैटर्न बताना चाह रहा हूँ जिसको आप समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए कि ये प्रथम विषम संख्याओं का योग है। क्या है, प्रथम विषम संख्याओं का योग है, और ये एक पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में प्राप्त हो रहा है। एक पूर्ण वर्ग संख्या है किसका, 1 का, 4 भी पूर्ण वर्ग संख्या है 2 का, 9 भी पूर्ण वर्ग संख्या है 3 का, 16 भी पूर्ण वर्ग संख्या है 4 का, और इसी प्रकार 25 पूर्ण वर्ग संख्या है 5 का। ठीक है, तो आपने इससे ये समझा कि प्रथम विषम संख्याओं का योग, प्रथम विषम संख्याओं का योग एक पूर्ण वर्ग संख्या के बराबर होता है। प्रथम विषम संख्याओं का योग पूर्ण वर्ग संख्याओं के बराबर होता है। तो इसमें हम एक लाइन लिख सकते हैं, प्रथम n विषम, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं, प्राकृत संख्याओं, प्राकृत संख्याओं का योगफल, का योगफल सदैव, का योगफल सदैव एक पूर्ण वर्ग, एक पूर्ण वर्ग संख्या होता है। ठीक है, अच्छा इससे हम बात करते हैं तो इससे एक और पैटर्न मिलता है। देखिए यहाँ पर एक संख्या है तो 1 का पूर्ण वर्ग, 1 और 2, 2 विषम संख्या हैं तो 2 का पूर्ण वर्ग, 1 2 3, 3 विषम संख्या हैं तो 3 का पूर्ण वर्ग, 1 2 3 4, 4 विषम संख्या हैं तो 4 का पूर्ण वर्ग। इसका मतलब यदि n विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं तो उन सभी का योग भी n के वर्ग के बराबर होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, जो कि लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम n विषम
प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल बराबर होता है n के वर्ग के बराबर होगा। ये पैटर्न समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है दोस्तों। इस पे क्वेश्चन भी बनते हैं आपके। चलो आगे बात कर लेते हैं हम। आगे बात करते हैं दोस्तों अगले पैटर्न के बारे में। अगले पैटर्न के बारे में बात करें तो अगले पैटर्न के बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ संख्याओं के वर्ग बताना चाहूँगा। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144। ठीक है दोस्तों, इसमें हम बीजांक के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात करने वाले हैं? बीजांक। सबसे पहले समझिए कि बीजांक क्या होता है। सबसे पहले आपको क्या समझना है कि बीजांक क्या होता है। देखिए, बीजांक किसी संख्या के अंकों का योग होता है और तब तक अंकों का तब तक योग करते हैं जब तक वह योग एक अंक के रूप में बदल ना जाए। जैसे कि मैंने संख्या लिखी 3 2 4 3, ये संख्या है। इसका यदि मैं बीजांक के बारे में बात करता हूँ तो इसका बीजांक के बारे में बात करता हूँ तो बीजांक जब मैं निकालूंगा तो इनको जोड़ूंगा 3 + 2 + 4 + 3, 3 2 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12। ये 12 आता है, लेकिन 12 बीजांक नहीं माना जाएगा। फिर इसको भी जोड़ेंगे बराबर 3, तो 3 इसका क्या हो जाएगा? बीजांक हो जाएगा। इस संख्या का बीजांक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इसी प्रकार यदि मैं इन संख्याओं का बीजांक निकालता हूँ तो देखिए, 1 का बीजांक 1, 4 का बीजांक 4, 9 का बीजांक 9 होगा। यदि 16 का मैं बीजांक निकालता हूँ तो 16 का बीजांक आ जाएगा 1 + 6 = 7, 25 का बीजांक आ जाएगा 2 + 5 = 7, 36 का बीजांक आ जाएगा 3 + 6 = 9, 49 का बीजांक आ जाएगा 4 + 9 = 13। अच्छा, 13 बीजांक नहीं रहेगा इसका, 13 को भी हम आगे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 3 = 4। इसी प्रकार 6 और 4 10, 6 + 4 = 10 और 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1। इसी प्रकार 8 और 8 81 का बीजांक हो जाएगा 9 और 100 का बीजांक हो जाएगा 1, 121 का बीजांक हो जाएगा 4 और 144 का बीजांक हो जाएगा 9। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने ये जितनी भी संख्याएं लिखी हैं ये सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ये 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, इसी तरीके से ये वर्ग लिखे हुए हैं और इन सभी का मैंने बीजांक लिखा है। आप नोटिस करेंगे कि ये जो बीजांक है वो 1 4 9 7, 1 4 9 7, ये 4 अंक हैं। इनके अलावा ये बाद में यदि बात करते हैं तो यही अंक दोबारा से रिपीट हो रहे हैं, 7 9 4 1, 9 4 1 9। इसमें मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि पूर्ण वर्ग संख्याओं का बीजांक हमेशा 1 4 9 7 ही होता है। इनके अलावा इनका कोई बीजांक नहीं होता। ठीक है, अच्छा देखिए, मैं यहाँ पर इसको नोट कर देता हूँ, इस पॉइंट को समझिए ध्यान से। यदि एक पूर्ण वर्ग संख्या, इसे ऐसे लिख देते हैं, एक पूर्ण वर्ग संख्या का बीजांक सदैव 1 4 9 1 4 7 9 ही होता है। अच्छा दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं ये बीजांक क्यों बता रहा हूँ। ये बीजांक इंपॉर्टेंस रखता है जब हम किसी इस प्रकार के क्वेश्चन को करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है
तो वहाँ पर ऑप्शन को काटने के लिए ये वाला पॉइंट हमारे लिए विशेष कर कामगर होता है। जैसे कि इसके लिए क्वेश्चन भी ले लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या है। निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या है। हमारे पास ऑप्शन है 30, 47, 0। ऑप्शन बी है 30, 47, 06। ऑप्शन सी है 30, 64, 42। ऑप्शन डी है 30, 64, 35। ठीक है। अच्छा, यहाँ हम बात करते हैं, हमारे पास जब 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, यदि हमें इसका पूर्ण वर्ग संख्या चेक करनी है तो वर्गमूल निकाल के कर सकते हैं, लेकिन वर्गमूल निकालना हमारे लिए लास्ट ऑप्शन होगा। इससे पहले हमें ऑप्शन काटने हैं, और ऑप्शन काटने के लिए आपको ये सभी गुणधर्म आनी चाहिए। चलो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑप्शन ए की। ऑप्शन ए में यदि हम बात करते हैं तो ऑप्शन ए में, एक मिनट, इसको ऑप्शन को चेंज कर देते हैं, 4 और लिख देते हैं। ठीक है। ऑप्शन ए के बारे में यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास इकाई अंक 4 है, और बीजांक के बारे में बाद में देखते हैं। पहले हम और ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं। चलो, इसको ऑप्शन ए को अभी छोड़ते हैं, ऑप्शन बी के बारे में बात कर लेते हैं। ऑप्शन बी के बारे में बात करें तो ऑप्शन बी के बारे में बात करते हैं। अच्छा, इसको भी बीजांक से ही चेक करेंगे, इसको देख लेते हैं। ऑप्शन सी के बारे में बात करें, देखिए ये ऑप्शन डी के बारे में बात कर रहे हैं हम। ऑप्शन डी के बारे में बात कर रहे हैं तो 5 से पहले 3 आ रहा है। कल इससे पहले जो हमने क्लास की थी, उस क्लास में हमने गुणधर्म बताया था कि यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है और उसका अंतिम अंक 5 है तो उससे पहले सदैव 2 होगा। यहाँ पर 2 नहीं है, इसका मतलब ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ऐसे ही ऑप्शन सी के बारे में बात करें तो ऑप्शन सी का इकाई अंक है 2, और हमने कल बताया था इससे पहली वाली क्लास में कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 नहीं होता, इसीलिए ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन ए और बी के बारे में। ऑप्शन ए और बी के बारे में बात करते हैं तो ऑप्शन ए और बी को चेक करने के लिए हम इनका निकाल लेते हैं बीजांक। 2 ऑप्शन तो हम काट चुके हैं। ठीक है। हमारे पास देखिए, हमने पूर्ण वर्ग संख्याओं को छांटने के लिए कई गुणधर्म पड़े हुए हैं। उनमें से जो भी गुणधर्म आपको पहले दिखे, आप उसी गुणधर्म से ऑप्शन को काट देंगे। तो सबसे पहले हम इनका बीजांक निकाल लेते हैं। इसका बीजांक निकालते हैं 3 + 0 3, 3 + 4 7, 7 + 7 14, 14 और 4 हो जाता है 18, और 18 को और ऐड करते हैं 1 + 8, इसका बीजांक हो जाएगा 9। 9 क्या हो जाएगा, इसका बीजांक हो जाएगा। ठीक है। इसके बारे में बात कर लेते हैं। 3 + 0 3, + 4 7, 7 + 7 14, 14 + 6 20, 20 को यदि हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 2 बीजांक इसका आ जाता है। कितना बीजांक आता है इसका, 2। अच्छा, अभी हमने इस गुणधर्म के बारे में बात की थी कि एक पूर्ण वर्ग संख्या का बीजांक सदैव 1 4 7 9 ही होता है। तो हमारे पास देखिए, इसमें बीजांक 2 है, इसीलिए ऑप्शन कट हो जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों, इस गुणधर्म को ध्यान से सुनिए। एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका बीजांक 1 4 7 9 ही होगा, उल्टा ना पढ़ें। आप ये नहीं कह सकते इसमें कि किसी संख्या का बीजांक 1 4 7 9 है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या ही होगी, तो ये गलत हो जाएगा। इसको सीधा पढ़ें। संख्या यदि पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका बीजांक 1 4 7 9 ही होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसके बाद आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करते हैं अगले गुणधर्म के बारे में। हमारा अगला गुणधर्म है, पहले मैं कुछ पूर्ण वर्ग संख्याएं लिख देता हूं। जैसे कि मैं लिख देता हूं आपका 11 का वर्ग 121, इधर देखिए 11 का वर्ग
121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पर कुछ वर्ग लिखे हुए हैं। यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि अंतिम दो अंकों को देखिए, अंतिम दो अंकों को देखिए, ये संख्या विषम है और ये सम है, ये सम और विषम। यहाँ पर देखिए ये सम और सम है, ये सम और सम, ये विषम है और ये सम है, सम और विषम, विषम और विषम, ये विषम और ये सम। ठीक है, तो इससे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ देखिए ये विषम है, ये सम है, ये सम विषम, विषम सम। यहाँ मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपके लिए कि ये कुछ पूर्णवर्ग संख्या लिखी हुई हैं, इन किसी भी पूर्णवर्ग संख्या में अंतिम दोनों अंक विषम अंक नहीं हैं। किसी भी पूर्णवर्ग संख्या में अंतिम दोनों अंक विषम अंक नहीं हैं। कहीं भी आपको दोनों अंक विषम विषम नहीं मिलेंगे। देखिए ये सम, ये विषम सम, सम विषम, विषम सम, सम विषम, और ये विषम और ये सम। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक गुणधर्म प्राप्त होता है कि एक पूर्णवर्ग संख्या के अंतिम दोनों अंक कभी भी विषम अंक नहीं होते हैं। यहाँ से हमारे पास एक गुणधर्म प्राप्त होता है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम दोनों अंक कभी भी विषम अंक नहीं हो सकते। ठीक है दोस्तों, अच्छा ये पॉइंट भी हमारे लिए कब काम आएगा, जब हम पूर्ण वर्ग संख्या को ऑप्शन में से छांट रहे होंगे। ठीक है, अच्छा इसको उल्टा नहीं पढ़ना है, यही मैंने पहले बताया था आपके लिए कि ऑप्शन, इस कथन को कभी भी आपको उल्टा नहीं पढ़ना है। हमारा कथन है कि एक पूर्णवर्ग संख्या है तो उसके दोनों अंतिम अंक कभी भी विषम अंक नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन के बारे में बात करें तो हमारे पास ऑप्शन ए है हमारे पास, ऑप्शन बी 20,531, ऑप्शन सी 40,635, ऑप्शन डी 106,39। ठीक है दोस्तों, अच्छा इसमें से हमें क्या करना है, अच्छा हमारे पास क्वेश्चन है पूर्ण वर्ग संख्या है, हमें बताना है इसमें से कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। चलो देख लेते हैं। देखिए यहाँ से देखिए 9 विषम है और ये भी विषम है। मैंने अभी बताया था कि यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसके दोनों अंतिम अंक कभी भी विषम अंक नहीं होंगे, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। यहाँ बात करें 5 और ये 3 दोनों ही विषम अंक हैं तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यहाँ बात करें ये विषम और ये भी विषम, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इधर बात कर लेते हैं, जब आपने 3 ऑप्शन काट दिए, आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, तो इसे चेक करने की आवश्यकता नहीं है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। डेफिनेटली पूर्ण वर्ग संख्या होगी क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही एक बचा है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। आगे बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी बुक में कुछ पैटर्न दे रखे हैं, उन पैटर्न को आप समझ लीजिए, काफ़ी अच्छे पैटर्न हैं। उन पैटर्न से कभी कभार क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। जैसे कि मैं नोट डाल देता हूं पैटर्न के लिए। नोट 11 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर 4 बार लिखा, 111 5 बार लिखा, इसका स्क्वायर। ठीक है दोस्तों,
अच्छा, आप देखिए कि आप 11 का स्क्वायर तो जानते हो, आपने लिख दिया 121। इसी प्रकार 111 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर यदि हम निकालते हैं और 111 का 111 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आ जाता है, देखिए 111 का यदि हम स्क्वायर निकालते हैं, ये 121 और ये 1 और ये 11 का 11, 11 दूनी 22। इसको यदि हम लिखते हैं 1 और 12 यदि हम इसमें जोड़ते हैं तो 4 और 3 इसमें आ जाएगा, 3 यहाँ पर आ जाएगा, 3 और 1 4, ठीक है, सॉरी। इसका हम गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास, गुणा करते हैं, इसका हम गुणा करते हैं तो 1 2 3 और 2 1, ये गुणा आ जाता है हमारे पास ऐसे करने का, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम एक चीज़ नोटिस करने वाले हैं कि ये एक पैटर्न बन रहा है, ये क्या बन रहा है, पैटर्न बन रहा है। यदि एक एक के अंकों का आप क्या करते हो, स्क्वायर करते हो, एक एक के अंकों का आप क्या करते हो, स्क्वायर करते हो, तो जैसे आप इसको नोटिस कीजिए कि ये 11 का गुणा जब 11 से किया तो 1 2 1 आया, 111 का गुणा 111 का गुणा जब आपने 111 से किया तो आपके पास आया 1 2 3, फिर 2 3 2 1, 1 2 3, 1 से 3 तक गए, फिर वापस लौटे, ठीक है, 1 2 3 3 2 1, ठीक है। इसी प्रकार यदि हम इसको लिखते हैं तो इसमें देखिए, इसमें कितने 3 अंक थे, इसीलिए 3 तक गए थे, इसमें 4 एक एक के अंक हैं, तो यहाँ पर जाएंगे 1 2 3 4 3 2 1। इसी प्रकार इसमें एक एक के अंक कितनी बार हैं, 5 बार हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ठीक है दोस्तों। ये समझ में आ गया होगा, ये एक पैटर्न है जो आपको कहीं काम आ सकता है, इस पर कभी कभार क्वेश्चन बन जाते हैं, ये आपके एनसीईआरटी बुक में से है। चलो अगले पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पैटर्न है, जैसे कि मैंने एक 11 का स्क्वायर किया, फिर 1 0 1 का स्क्वायर किया, यहाँ पर 1 0 0 1 का स्क्वायर किया, यहाँ 1 0 0 1 का स्क्वायर किया, ठीक है दोस्तों। इस पैटर्न को समझेंगे हम। अच्छा, 11 का स्क्वायर करते हैं तो वो 121 ही आएगा। अच्छा, 101 का गुणा जब हमने 101 से किया, 101 का गुणा 101 से करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1 0 2 0 1, ठीक है दोस्तों। अच्छा, यहाँ से आप यहाँ भी एक पैटर्न बन रहा है, इस पैटर्न को आप समझेंगे कि जब 11 का गुणा 11 से किया तो 121 मिल रहा है, लेकिन 101 का गुणा जब 101 से किया तो देखिए 1 0 2 0 1, मतलब 121 ही है, लेकिन बीच में क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ पर दोनों अंकों के बीच में 1 0 है, तो यहाँ पर 1 1 0 आ गई दोनों के बीच में, ठीक है। जब यहाँ पर 2 0 होंगी तो यहाँ पर क्या आनी चाहिए, अगले में 2 2 0 आनी चाहिए, तो ये हो जाएगा 1 0 0 2 0 0 1। क्या पैटर्न बन जाएगा हमारा, 2 0 आई तो 1 के बाद 2 0 फिर 2 फिर 2 0 फिर 1। इसी प्रकार हमारा अगला पैटर्न हो जाएगा 1 0 0 क्योंकि 3 0 है इसमें, 0 0 2 0 0 1, ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये भी एक पैटर्न है, समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, एक और पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। एक और पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। 7 का स्क्वायर, 67 का स्क्वायर, 6 6 7 का स्क्वायर, 6 6 7 का स्क्वायर, एक और ले लेते हैं, 6 6 6 6 7 का स्क्वायर। इसको समझेंगे, देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। इसी प्रकार 67 का गुणा जब 67 से करते हैं तो ये 44 89 आ जाता है। अच्छा, तो इससे एक पैटर्न बनेगा, देखिए यहाँ से एक पैटर्न बन रहा है कि सिर्फ अकेला 7 है, इसका तो कर लेंगे, सिंपल सी बात है, लेकिन 1 6 और 7, 6 एक बार है और 7 एक बार है, तो 67 का जब हमने गुणा किया तो ये 44 89 आ रहा है। 6 एक बार है तो 6 के बदले में 4 2 बार आया है, 6 एक बार है तो 8 एक बार आया है और 9 आया है। इसी प्रकार यदि हम इसे लिखें तो हम लिख सकते हैं 9, देखिए 6 2 बार है तो 8 2 बार लिखेंगे, और 6 2 बार है इसीलिए 4 3 बार लिखेंगे। देखो ये पैटर्न बन रहा है, 6 6 7, इसका जब हम स्क्वायर करते हैं तो 3 बार 4, 2 बार 8 और 1 बार 9 आया। इसी प्रकार यहाँ पर 6 6 6 7, यहाँ पर 6 3 बार आ रहा है, यहाँ पर 6 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो जितनी बार 6 आता है उतनी बार क्या आता है हमारे पास, 8 आता है, 3 बार, लास्ट में 9 लिखते ही है।
6 कितनी बार है, 1 2 3 बार, तो 3 बार 8 लिख दिया, 1 2 3। इसी प्रकार 6 3 बार है तो 4 उससे एक अधिक बार आता है तो 4 आ जाएगा आपका 4 बार। 4 कितनी बार आ जाएगा, 4 बार आ जाएगा। इसी प्रकार आप इसका पैटर्न लिख सकते हैं। इसका पैटर्न आ जाएगा 6 कितनी बार है, 4 बार, तो यहाँ पर 6 4 बार है तो 8 लिख देंगे हम 4 बार। लास्ट में 9 लिखना ही है, और 6 4 बार है तो 4 लिखना पड़ेगा हमें 5 बार, 1 2 3 4 और ये 5, और हमारा ये एक पैटर्न बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा। आगे बात कर लेते हैं, इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, यदि 666 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 4 x 8 8 9 है तो x का मान क्या होगा। तो x का मान क्या होगा, देखिए दोस्तों, यदि आपको ये पैटर्न मालूम है तो आपको इतनी बड़ी संख्या का आपस में गुणा करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप जानते हैं कि 3 बार 6 आया है तो 4 4 बार आएगा और 8 3 बार आएगा, तो यहाँ x का मान क्या हो जाएगा, हमारे पास x का मान हो जाएगा 8। तो हमारे पास x का मान क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये पैटर्न हमने इसलिए सीखे थे क्योंकि ये एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं और इन पर क्वेश्चन बनने की संभावना भी होती है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, हमारा वर्ग खत्म होता है, इससे आगे हम वर्गमूल स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को ध्यान से देखिए तो और आप इनके नोट्स भी बनाइए तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।